स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टैम्प्स हैं, पोस्टल स्टैम्प्स जो आते हैं, अगर वो दो सेम टाइप के लिए हैं, अगर आप उसको एक के ऊपर एक रखें तो वो पूरी तरह से उसको ओवरलैप कर लेते हैं, यानी उसका शेप, साइज़, डिजाइन सब सेम होता है। अगर आप शेविंग ब्लेड्स लेंगे, जो शेविंग ब्लेड आती है, पूरा बंच आता है उसका पैकेट में, तो उसको अगर आप सेम कंपनी की लेंगे मान लीजिए, तो उसकी डिज़ाइन, साइज़ सब कुछ सेम होती है, दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं। किसी बिस्किट का अगर पैकेट निकालें, एक ही पैकेट में से बिस्किट निकालेंगे तो डिज़ाइन, शेप, साइज़ में वो सेम होते हैं। किसी मोल्ड में अगर आप कोई टेडी बियर या कोई कार्टून बनाते हैं तो वो मोल्ड से सारे एक ही साइज़ और एक ही डिज़ाइन के निकलेंगे। तो इस तरह से दो सेम चीज़ें जो शेप, साइज़, लेंथ, डिज़ाइन सब में सेम होती है, वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। जो होती है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, शेप, साइज, उसकी लेंथ सब कुछ सेम होती है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हमको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम इन छोटी छोटी चीज़ से समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, जिसकी साइज, शेप, लेंथ सब कुछ सेम हो। अब एक फिगर की बात कर लें। ये दो फिगर दिए हुए हैं, अगर एक के फिगर के ऊपर ये वाला फिगर इसके पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। F1 F2 दो फिगर के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, F1 F2। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं तो ये F2 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर F1 होगा, या F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर F2 होगा। और कॉन्ग्रुएंट्स के लिए F1 कॉन्ग्रुएंट, F2 कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ऐसे पहले तो इक्वल साइन लगाना होता है और फिर उसके ऊपर हम ऐसे करते हैं। तो ये वाला जो साइन है ना, यहाँ बीच में जो दिया है वो इस तरह का है, पहले इक्वल, और इस तरह से अगर इसके ऊपर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं F1 कॉन्ग्रुएंट टू F2। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ऐसे ही अगर हम लाइन सेगमेंट में देखें तो AB और CD दो तरीके हैं। या तो आप ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर पे CD को आप ट्रेस कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये C वाला पार्ट A पे और D वाला पार्ट B पे रखिए ट्रेसिंग पेपर का। तो ये अगर दोनों एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आ जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट, ये वाला सिंबल, कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है एक बड़ी एक छोटी है, तो RS को अगर आप ट्रेस करके इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, ये नीचे वाली जो लाइन है वो आगे और PQ जो है आगे और बढ़ेगी। तो इसलिए हम लिखेंगे, हम ये इसको नहीं लिख सकते हैं कि RS कॉन्ग्रुएंट टू PQ या PQ कॉन्ग्रुएंट टू RS है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो इस सिंबल के साथ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो पॉइंट है, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव सेम लेंथ। दोनों तरफ से चलता है। अगर लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको नोटबुक में लिखना है। टू लाइन सेगमेंट्स, ये वाला पॉइंट पहले तो आपको ये सिंबल भी लिख देना है कि कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल होता है। फिर ये आपको लिखना है कि लाइन सेगमेंट के केस में ऐसा होता है। अब हम एंगल के केस में देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, दो एंगल है, ये भी 40 ये भी 40, तो एक्चुअली तो ये कॉन्ग्रुएंट ही होगा क्योंकि मेजर सेम दिया हुआ है। मान लीजिए मेजर नहीं दिया होता तो ट्रेसिंग पेपर पे इसको हम ट्रेस करके इसके ऊपर रख के देखते अगर ओवरलैप हो जाता तो एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC हो जाता। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट्स को कैसे लिखते हैं, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। अब ABC ऐसे शुरू किया है तो RQP नहीं करेंगे, यहीं से जाएंगे हम ऐसे। तो और दूसरा क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट है मतलब मेजर एंगल, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर एंगल PQR, उसका मेजर इक्वल है 40 डिग्री है। तो आपको एंगल को इस तरह से करना था, सेम 40-40 दिया है, यानी ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, और मेजर एंगल ABC 40 और मेजर एंगल PQR 40 दोनों दिया हुआ है। तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट से ये मीनिंग भी निकलता है कि ये इसका मेजर भी सेम है। दूसरे केस में अगर देखें इन दोनों में, तो ये LMN और XYZ दोनों का मेजर अलग अलग दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, लेकिन ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये तीनों आपस में
ABC कॉन्ग्रुएंट टू XYZ होगा। इसका मतलब ABC का मेजर और XYZ का मेजर सेम है, तो ये इक्वेशन 2 अगर हो गई तो इस 1 और 2 से ABC PQR के बराबर है और XYZ के बराबर, तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, तो तीनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। पहले लाइन सेगमेंट, पहले फिगर का नॉर्मली बताया, फिर लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंस बताया और फिर एंगल में। अब हम आएंगे ट्रायंगल की तरफ, जो हमारा लेसन है कि ट्रायंगल में किस तरह से कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अगर A के ऊपर P रखें, B के ऊपर Q रखें और C के ऊपर R रखें, ट्रेसिंग पेपर पे इसको ट्रेस करके ऐसे कर हम ऊपर रखें, तो वो पूरा अगर ओवरलैप कर लेता है, पूरा उसको ढक देता है, तो वो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होगा। इसको हम लिखेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्योंकि A इधर है तो P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा। ये नाम से भी आप देख सकते हैं बिना फिगर के। फिर लाइन सेगमेंट AB जो होगी वो PQ के बराबर होगी लाइन सेगमेंट। फिर BC जो होगी वो QR के बराबर होगी, ये BC और QR। और AC जो है वो PR लाइन सेगमेंट के बराबर होगी। तो ये 6 एलिमेंट है, AB QR फॉल्स अलोंग, मतलब यहाँ क्या लिखा है कि P फॉल्स ऑन A, P A पे आएगा, Q B पे आएगा और R C पे आएगा। फिर QR फॉल्स अलोंग BC, ये QR BC के ऊपर आएगा, PQ AB के ऊपर आएगा और PR AC के ऊपर आएगा। इस तरह से करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हो गए। A करस्पॉन्ड टू P, A किसके बराबर है, A पॉइंट P के बराबर है, B करस्पॉन्ड टू Q एंड C करस्पॉन्ड टू R। और साइड्स अगर देखें तो AB PQ के बराबर है, इन दोनों का बनेगा BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर होगा। और एंगल्स में भी ऐसा ही है, एंगल A जैसे कि पहले मैंने बताया था, एंगल A एंगल P इक्वल होंगे। तो इस तरह से 3 साइड्स और 3 एंगल्स का पेयर बन जाएगा। तो करस्पॉन्ड को हम ऐसे, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप A के ऊपर ये रख देंगे Q तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा उसकी डिजाइन के हिसाब से। तो A के ऊपर हमेशा P पॉइंट ही आएगा अगर आप उसको ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके कर रहे हैं। तो इसलिए A किसका करस्पॉन्ड है, P पॉइंट का, B किसका करस्पॉन्ड है, Q पॉइंट का। तो ये करस्पॉन्ड का साइन ऐसा होता है, दोनों साइड एरो रहता है ऐसा, ये करस्पॉन्ड का और ये कॉन्ग्रुएंस का, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए आप ये साइन यूज़ करते हैं, A पॉइंट जो है P का है, B Q का है और C R का है, इसलिए ABC PQR ऐसा हमने लिखा है। तो ABC करस्पॉन्ड टू PQR है ट्रायंगल। तो यानी आपको अगर करस्पॉन्डिंग पता चल गया तो उसके इक्वल पार्ट्स भी, इक्वल वर्टाइसेस, इक्वल एंगल्स भी आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल दिया है, ABC PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंट ABC RQP। RQP यानी इसका करस्पॉन्ड का मतलब है कि A जो है वो R का करस्पॉन्ड है, B Q का करस्पॉन्ड है और C P का करस्पॉन्ड, मतलब A के ऊपर हमको ये R वाला पॉइंट इधर रखना है, फिर B के ऊपर ये Q वाला रखना है और C के ऊपर ये P वाला रखना है, अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं तो ट्रेसिंग पेपर के थ्रू। तो अब आपको बताना है कि राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ABC डेट करस्पॉन्ड टू PQ। PQ का करस्पॉन्ड पार्ट क्या होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से देखना है, आपको फिगर देखने की भी जरूरत नहीं, PQ यानी पीछे से ऐसे चलना है, तो इसका क्या आएगा CB, लाइन सेगमेंट CB। फिर नेक्स्ट है एंगल Q, एंगल Q बीच में है तो इधर बीच में क्या है B, तो एंगल Q किसका करस्पॉन्ड होगा, एंगल B का। फिर नेक्स्ट बोला है RP यानी फर्स्ट और लास्ट, तो इधर फर्स्ट लास्ट क्या है AC, तो RP करस्पॉन्ड टू AC। तो इस तरह से आपको लिखना था, क्योंकि करस्पॉन्डेंस के हिसाब से अगर आप इस नाम के हिसाब से देखेंगे तो A करस्पॉन्ड टू R है, B करस्पॉन्ड टू Q है और C करस्पॉन्ड टू P है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, बीच वाला बीच के साथ, लास्ट वाला लास्ट के साथ करस्पॉन्डिंग होता है। तो उस हिसाब से जैसे नाम का सीक्वेंस है, PQ है यानी पीछे से इधर आना है तो CB, फिर Q है बीच का है तो इधर भी बीच का B, फिर AC RP है तो RP यानी इस तरह से जा रहा है तो ये भी AC। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग का रिलेशन आपको बताना होता है। तो ये करस्पॉन्डेंस और कॉन्ग्रुएंस, ये दो चीज़ें आपको ध्यान दी है।
अगर कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आप बताएंगे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट दिए हैं तो कॉन्ग्रुएंस आप बताएंगे। ये करस्पॉन्डिंग का सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है। करस्पॉन्डिंग और ये कॉन्ग्रुएंस। तो इस तरह से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको बताया था। 7.1 जो एक्सरसाइज है एकदम सिंपल है, जो आपको नोटबुक में करनी है, टेक्स्ट बुक में नहीं करनी है। ये मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बुक में समझाया है कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कि एक ही पैकेट के बिस्किट के आप एग्जांपल से ले सकते हैं। अगर बिस्किट खोले तो सेम शेप, साइज ये सब होते हैं, यानी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ट्रायंगल के केस में आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बताना होता है कि ए के ऊपर कौन सा पार्ट इस ट्रायंगल का देखने पे या उसके ऊपर ओवरलैप करने पे आएगा। ये रखने पे नहीं आएगा, ए के साथ पी जाएगा। इसलिए ए बी सी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पी क्यू आर भी ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे ये उल्टा फिगर है तो ये ऐसा होगा, ये ए बी सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, आर क्यू पी, इस तरह से। ऐसा नहीं कि हाँ पी क्यू आर कर दिया, हमेशा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में एक का नाम लिख के आपको देखना होता है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट उससे मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने आर क्यू पी लिखा है, तो आर क्यू पी के हिसाब से ही आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट बता दें। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अगर 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है, इफ दे हैव द सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम होगी तभी वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। Among 2 congruent angles, one has a measure of 70 डिग्री। अब congruent एंगल है और एक का मेजर 70 है तो मेजर ऑफ अदर एंगल क्या होगा, वो भी 70 होगा। मेजर सेम होगा तभी तो congruent होंगे। When we write angle A equals to angle B, इसका मतलब क्या है कि मेजर एंगल A जो है, ये मेजर एंगल A उसका मेजर सेम, एंगल A एंगल B के बराबर है, मतलब क्या है कि उसका मेजर दोनों का सेम है। तो मेजर एंगल A इक्वल्स टू मेजर एंगल B, इस तरह से लिखेंगे। गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। तो आपको आगे ही मैंने पढ़ाया है, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम पैकेट्स, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कार्टून कोई टेडी बनाया है वो आगे मैं बता देती हूँ, यहाँ से ही आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप यहाँ से लिख सकते हैं, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम पैकेट, टॉयज मेड ऑफ द सेम मोल्ड, शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड, या किसी नोटबुक के अगर आप पेपर निकालेंगे पेपर शीट तो वो सेम साइज़ की होती है वो, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट्स। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आप अपनी इच्छा से भी सेम चीज़ अगर आपको रियल लाइफ में दिखती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको इस सेकंड क्वेश्चन में अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। एफ ई डी दिया है, यानी ए करस्पॉन्ड है एफ का, बी ई का और सी डी का है। अंडर द करस्पॉन्ड ए बी सी एंड एफ ई डी, ये करस्पॉन्ड बताया है यहाँ पे, यानी ए एफ का करस्पॉन्ड होगा, बी ई का और सी डी का होगा। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी आपको ऑल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है, यानी एंगल से लेके साइड सारे, क्योंकि ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इसके हिसाब से पहले मैं एंगल बताती हूँ। तो एंगल ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ के, क्योंकि एफ ए इधर आ रहा है और एफ इधर आ रहा है। फिर एंगल बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्ड होगा एंगल ई के। फिर एंगल सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के। ए एफ बी ई सी डी, ये हमने एंगल्स का लिख दिया। ऐसे ही अब हम साइड का भी लिखेंगे। ए बी, अगर लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ए बी लिया है तो यहाँ पे एफ ई आएगा, लाइन सेगमेंट एफ ई। फिर नेक्स्ट बी सी लेते हैं, लाइन सेगमेंट बी सी, तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आएगा, बी सी, यानी बीच का और लास्ट का, तो इधर बीच का लास्ट का ई डी आएगा, लाइन सेगमेंट ई डी। और लास्ट ए और सी लिया, फर्स्ट एंड लास्ट, लाइन सेगमेंट ए सी लिया तो इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट एफ डी, ये एफ डी हो गया। यानी इस तरह से आपको 6 पार्ट्स इसके लिखने हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड के हिसाब से नोटबुक में। फिर नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, डी ई एफ और बी सी ए, यानी डी करस्पॉन्ड टू बी, ई करस्पॉन्ड टू सी और एफ करस्पॉन्ड टू ए। डी ई एफ का ए बी सी नहीं लिखा है, बी सी ए लिखा है। राइट द पार्ट्स ऑफ डी बी सी ए,
दैट करस्पॉन्ड टू एंगल ई। अब एंगल ई बीच में आ रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बीच वाला पार्ट सी होगा। तो बी का क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्ड्स टू एंगल सी। फिर नेक्स्ट है ई एफ। ई एफ यानी लास्ट के दोनों है तो इधर भी लास्ट के दोनों सी ए, तो इसका करस्पॉन्ड टू लाइन सेगमेंट सी है। फिर एंगल एफ, एफ है लास्ट में तो इसका जो होगा करस्पॉन्ड लास्ट वाला एंगल ए होगा। और लास्ट डी एफ, डी एफ यानी फर्स्ट और लास्ट तो बी ए, तो डी एफ का क्या होगा, बी ए, फर्स्ट और लास्ट। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये मैंने प्रॉपर वे में लिख दिया है। ये आपके 6 पार्ट जो आपको ऑल द कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखने थे, ये एंगल वाले और ये साइड वाले, और फिर इसका करस्पॉन्डिंग इसको देख के ही बताना होता है आपको। ये जो लिखा है ना उसी को देख के बताना होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट दिए रहते हैं, उसके हिसाब जो फर्स्ट है तो फर्स्ट, बीच का है तो बीच का, लास्ट है तो लास्ट। फिर ये भी पहले वाली साइड तो इसकी भी पहले वाली दोनों, लास्ट वाली दोनों तो लास्ट वाली दोनों, और फर्स्ट और लास्ट तो फर्स्ट और लास्ट। उस हिसाब से अरेंज करके आपको कॉन्ग्रुएंट बताना होता है। इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है वो बताना होता है। ये हमने सारे आंसर्स बुक में लिखे हैं, पर ये आपको नोटबुक में करना है। नोटबुक में करके आपको पहले लेसन का नाम लिखना है। लेसन के नाम में आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये लिखने हैं। ये वाला पॉइंट लिखना है पहले तो। फिर इधर एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये लिखना है जो मैंने टिक किया है। ये लिखेंगे आप पेज नंबर 134 का, लेसन का नाम डालने के बाद फिर ये लिखेंगे। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है ये होता है, ये आप बनाएंगे। और करस्पॉन्डेंस का सिंबल मैंने यहाँ पे बताया था, ये दोनों सिंबल बना देंगे आप कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्ड करके। और फिर आप एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे नोटबुक में। तो इतना काम आपको नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे भेजना है। थैंक यू।